नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी मास्टर जी पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर आगामी परीक्षा आने वाली है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो ये जो दहेज है, दहेज किसे कहते हैं, दहेज का क्या दंड प्रावधान है, इसे कब और कहां लागू किया गया, ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए। आइए चर्चा करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। दोस्तों, टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसी टॉपिक पे आज हम एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, कहां कहां लागू हुआ था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस टॉपिक के अंतर्गत अध्याय कितने होते हैं और धाराएं कितनी होती हैं, इसमें अध्याय की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल अध्याय है 0, यानी कि अध्याय है ही नहीं, और कुल धाराएं हैं 10। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में अध्याय एक भी नहीं है और कुल धारा 10 है। तो इन सभी धाराओं को बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें धारा 1 के बारे में, अगर हम चर्चा करें धारा 1, धारा या सेक्शन, धारा को ही सेक्शन बोला जाता है। धारा 1, इसमें हमें संक्षिप्त नाम, विस्तार, और लागू तिथि के बारे में बताया जाता है। संक्षिप्त नाम में वही है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डाउरी प्रोविजन एक्ट। विस्तार कहां कहां हुआ है, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। लागू तिथि 1 जुलाई 1961। ध्यान रखने वाली बात है कि लागू तिथि और पारित तिथि, अगर तिथि की बात की जाए तो ये लागू तिथि और ये पारित तिथि। पारित तिथि हमें 20 मई 1961 याद रखना है। पारित तिथि 20 मई 1961 और लागू तिथि 1 जुलाई 1961। तो ये धारा 1 में इसकी चर्चा की गई है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और तिथि, जिसमें लागू तिथि अलग है और पारित तिथि अलग है। इसी क्रम में अगर धारा 2 की हम बात करें, धारा 2, धारा 2 की बात करें तो इसमें दहेज की परिभाषा, दहेज की परिभाषा इसको वर्णित किया गया है। दहेज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो दहेज शादी के समय, शादी से पूर्व या शादी के बाद दी जाने वाली बहुमूल्य कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति, सोने चांदी नकदी कुछ भी हो, ये सभी दहेज के अंतर्गत आती है। तो दहेज की परिभाषा हम लिख देंगे, विवाह के समय विवाह से पूर्व या विवाह के बाद
दी गई मूल्यवान प्रतिभूति, आभूषण, आभूषण यानी सोने चांदी, या नगदी, ये दहेज की परिभाषा है। विवाह के समय, विवाह से पूर्व या विवाह के बाद दी गई मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति में लोग संपत्ति भी दे सकते हैं। संपत्ति यानी कि बंगला दे दिए, प्लॉट दे दिए, तो ये मूल्यवान प्रतिभूति। आभूषण या नगदी, आभूषण में सोने चांदी, और नगदी जैसे कि कोई कैश देता है। आपने सुना होगा कि फला को इतना लाख रुपए दहेज मिला है। दहेज क्या है, दहेज की क्या परिभाषा है, और दहेज कितना अंदर से खोखला बनाता है इंसान को, अगर आपको जानना है तो आप अगल बगल में किसी भी बेटी के बाप से पूछे, जो अपनी बेटी की शादी के लिए पता नहीं कितने सालों से प्रयत्न करता है, पैसे इकट्ठा करता है। और जिस समाज में हम जी रहे हैं, ये ऐसी समाज बन चुकी है कि यहाँ लोग कंपटीशन करते हैं दहेज के लिए, कि मैंने तो अपने बेटवा के शादी में इतना दहेज ले लिया, मैंने इतना ले लिया, ये ले लिया। और बात जब अपनी पे आती है अगर वही घटना खुद पे घटित हो जाए तो आंखों पे पड़ी जो पट्टी होती है, काली पट्टी होती है, वो फट से खुल जाती है। और तब लोगों को समझ आती है कि दहेज एक अभिशाप है, एक बेटी के बाप के लिए, बेटी के लिए। बहुत ऐसी घटनाएं हैं सुनने को और देखने को मिलती है कि दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। कहीं कहीं लोग बेटियों को जला देते हैं, मार देते हैं, लंबे समय तक प्रताड़ित करते रहते हैं। शादी के समय तो जो होता ही है। कुछ लोग ऐसे हैं, ये समाज ऐसा है कि शादी के समय तो जो ड्रामा करना होता है करते ही हैं, शादी के बाद भी बेटी को कोसते रहते हैं कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लोकल सामान दे दिया। बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं होती रहती हैं। तो दहेज एक अभिशाप है, मीठे जहर के रूप में, जिसको हम लोग स्वीट पॉइजन कहते हैं। मीठे मीठे जहर के रूप में लोगों को खोखला बनाता और मारता चला आ रहा है। तो हमें और आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है। इस समाज से अलग होकर कुछ सोचने की जरूरत है कि दहेज सच में एक अभिशाप है, एक बेटी के बाप के लिए बहुत ही पीड़ादायक ये वर्ड है दहेज। तो इन सब चीजों को खत्म करने की जरूरत है। तो दहेज की परिभाषा यही है। आप भी प्रण करें, अगल बगल में सबको समझाएं कि दहेज कुछ नहीं है। अच्छा परिवार मिले, अच्छा घर बर मिले आपको। अगर आपके घर में बहू आनी है तो आपको बहू अच्छी मिले, और आप किसी के घर में अपनी बेटी को भेज रहे हैं तो वो बोले कि दहेज ना ले, अच्छी बेटी या अच्छा संस्कार दें। तो ये सब चीजों की बहुत आवश्यकता है अपने जीवन में उतारने की। तो ये दहेज परिभाषा रहा कि विवाह के समय, विवाह से पूर्व या विवाह के बाद दी गई मूल्यवान प्रतिभूति, आभूषण या नकदी रुपए, जो दहेज की श्रेणी में आते हैं। धारा 2 में ही ये मेंशन किया गया है कि मुस्लिम जो वर्ग होता है, मुस्लिम वर्ग में, ये पॉइंट नोट करने वाली है, मुस्लिम वर्ग में एक रस्म होती है मेहर, या कुछ लोग उसको महर बोलते हैं। मुस्लिम वर्ग में मेहर या महर, ये दोनों वर्ड होते हैं जो मुस्लिम वर्ग में यूज होते हैं। मुस्लिम वर्ग में मेहर या महर को दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। धारा 2 में ही मेंशन किया गया है कि जो मुस्लिम वर्ग है उसमें एक रस्म होती है मेहर की रस्म, कुछ लोग कहीं कहीं महर भी कहा जाता है। तो ये जो रस्म होती है, इसमें जो भी रस्में होती हैं पैसे की या कुछ आभूषण या वस्त्र या जो भी लेन देन होती है, वो दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। महर 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, एक होता है तत्काल मेहर या महर, एक होता है विलंबित मेहर या महर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से 2 प्रकार है, तत्काल है और एक विलंबित है। मेहर या महर,
के प्रकार, ये धारा 2 में ही हम चर्चा कर रहे हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है तत्काल मेहर और एक होता है विलंबित मेहर, या महर भी इसको बोल सकते हैं। तत्काल महर जो शादी के समय ही दिया जाता है, शादी के समय ही ये रस्म होती है, शादी के समय। और ये जो विलंबित होती है, ये या तो तलाक के समय या पति के मृत्यु के उपरांत, या पति के मृत्यु के उपरांत। तत्काल में शादी के समय ही रस्म होती है और एक विलंबित महर होती है जो तलाक या पति की मृत्यु के उपरांत होती है। आगे इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे धारा 3 के बारे में। धारा 3 में यह बताया गया है कि दहेज लेने देने के लिए दंड का प्रावधान, दहेज लेने देने के लिए दंड का प्रावधान। धारा 3 में दहेज लेने देने के लिए दंड का प्रावधान। धारा 3 हमें बताती है कि अगर हम दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं, यानी कि दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। जो देता है वो भी दंड के पात्र है और जो लेता है वो भी दंड के पात्र है। तो धारा 3 में ये बताया गया है कि दहेज लेना देना ये दोनों अपराध है, इसके लिए दंड का प्रावधान है। तो इसमें दंड क्या है? इसमें दंड है कि आपको मिनिमम 5 साल की जेल हो सकती है, मिनिमम 5 साल की कारावास, और साथ में 15,000 रुपए तक का जुर्माना, 15,000 रुपए जुर्माना, या ये जुर्माना जो है वो दहेज के रकम के बराबर हो सकती है, या जुर्माना दहेज के रकम के बराबर। धारा 3 में बताया गया है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, जिसके लिए दंड का प्रावधान है। दंड क्या हो सकता है कि आपको कम से कम 5 साल तक की जेल होगी, 15,000 रुपए आपको जुर्माना देना होगा, या ये जुर्माना दहेज के रकम के बराबर हो सकती है। जितना आपने दहेज लिया हो वो रकम आपको देना पड़ सकता है। तो ये धारा 3। आगे चलेंगे धारा 4। धारा 4 धारा 4 में क्या वर्णित है? तो धारा 4 में हमें बताया गया है कि दहेज मांगना भी एक अपराध है, दहेज मांगने के लिए भी दंड का प्रावधान है। तो ये धारा 4 में हमें बताया गया है दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान, दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान। दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान, इसमें जो दंड है वह है 6 माह से 2 साल तक की जेल या कारावास, जेल को ही कारावास बोलते हैं। 6 माह से 2 साल तक की कारावास, या 10,000 रुपए तक का जुर्माना।
दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान, इसमें दंड है 6 माह से 2 साल तक की कारावास या 10,000 रुपए जुर्माना। ये धारा 4 है। इसी में धारा 4 क, धारा 4 क या ए भी बोलते हैं, धारा 4 क, इसमें दहेज से संबंधित जो विज्ञापन होता है, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में, न्यूज में, एड में लोग चलाते हैं कि फला को फला जैसे लड़कों की जरूरत है, फला लड़कों को फला लड़की की जरूरत है, तो ये तो ठीक है। लेकिन आपने अगर उसमें मेंशन कर दिया कि मेरी बेटी के लिए ऐसे वर की जरूरत है, बदले में मैं इतना संपत्ति, इतना नगदी, ये वगैरह वगैरह लड़के को दूंगा, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। ये नवंबर 1986 में लगाया गया था। तो दहेज विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 4 का हमें बताती है दहेज विज्ञापन पर प्रतिबंध। प्रतिबंध यानी कि रोक, दहेज विज्ञापन पर प्रतिबंध। अगर आप नहीं मानते हैं, प्रतिबंध लगाया गया है 19 नवंबर 1986 से कि आप दहेज के लिए विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, और आप इन सब टर्म्स को इग्नोर करके और विज्ञापन करते हैं, यानी आप नियम का अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करने पर दंड, दंड कितना है? अगर आप सोच रहे हैं कि विज्ञापन पर प्रतिबंध है फिर भी हम विज्ञापन कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा, तो इसमें आपको दंड मिलेगा, और ये दंड 6 माह से 5 साल तक की जेल या 15,000 रुपये जुर्माना देना होगा। या तो आप 15,000 रुपये जुर्माना देंगे, या आप 6 माह से 5 साल तक, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, आपको दंडित किया जाएगा। तो आपको या तो 6 माह, कम से कम 6 माह से कम नहीं हो सकता, या अधिक से अधिक 5 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है, या आपको 15,000 रुपये पे करके, जुर्माना दे करके, और आप बाहर आ सकते हैं। तो ये 4 काम में हमें बताया गया है दहेज प्रतिबंध, दहेज विज्ञापन पर प्रतिबंध। अवज्ञा करने पे आपको दंडित किया जाएगा। दंड है 6 माह से 5 साल तक की जेल या 15,000 रुपए तक की जुर्माना। ये धारा 4 क। आगे धारा 5 हम देखेंगे। धारा 5, धारा 5 में हमें बताया जाता है कि दहेज के लिए किया गया करार, करार समझ रहे हैं, एग्रीमेंट, वॉइड यानी कि शून्य माना जाएगा, शून्य होगी। धारा 5 में बताती है कि अगर किसी ने दहेज के लिए एग्रीमेंट किया है, करार किया है, मान लीजिए कोई अपनी लड़की की शादी तय करने गया और लड़कों वाले ने दहेज की मांग की कि मुझे इतने लाख रुपए, ये फॉर्च्यूनर, या जो भी डिमांड हो, इन सारी डिमांडों के लिए उसने लड़की के पेरेंट्स ने एग्रीमेंट कर लिए, करार कर लिए कि हाँ ठीक है मैं दूंगा, और दिया नहीं, मतलब कि करार तो कर लिया लेकिन दिया नहीं, यानी कि बस एग्रीमेंट तक ही सीमित रहा, तो वो वॉइड होगी, शून्य होगी, यानी वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखी जाएगी। तो धारा 5 हमें ये बताती है कि दहेज के लिए किया गया करार वॉइड होगी, शून्य होगी। आगे है धारा 6। धारा 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इसको स्टार लगा लेंगे। धारा 6 हमें बताती है कि जो भी दहेज की संपत्ति होगी, मान लीजिए किसी लड़की की शादी की गई, उसमें दहेज दिया गया, और वो दहेज की जितनी भी संपत्ति होगी वो स्त्री के लाभ के लिए ही रखी जाती है। मान लीजिए कि आपके घर के अगल बगल किसी की शादी हुई, बहुत ज्यादा नगद रुपए, फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो भी गाड़ी, गहने इत्यादि दिए जाते हैं, तो वो सारी चीजें अगर लड़की जाती है और उसके दिमाग में बैठ गया कि ये तो दहेज की शादी है, और वो जाके तांडव करना शुरू करेगी। अगर मान लीजिए आपने अच्छे बर्तन दिए हैं और कोई आता है कि इस बर्तन में खा लो, तो कह सकते हैं
ये दहेज का है, ये मेरा है। तो ये धारा 6 में बताती है कि दहेज की जो संपत्ति होती है वो स्त्री के लाभ के लिए ही होती है या उसके वारिस के लिए हो सकती है। वारिस नहीं है तो उसके माता पिता के लिए भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि दहेज में जितनी भी संपत्ति दी जाती है, नकदी रुपए, आभूषण, वस्त्र, बर्तन या गाड़ी, मान लीजिए कि आपने गाड़ी दहेज में दिया और शादी के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं टूर पे निकलूं, भाई मेरे पास 4 व्हीलर है, दहेज में मिला है। आपने टेबल से चाबी उठाया तो आपकी पत्नी, लड़की कह सकती है चाबी नीचे रखो, ये दहेज की संपत्ति है, ये सिर्फ मेरे लिए है। तो ये सारी घटनाएं हो सकती हैं जो धारा 6 में बताती है कि दहेज की संपत्ति, दहेज की संपत्ति स्त्री यानी जो महिला है, जो लड़की है, स्त्री के लाभ हेतु होना, ऑब्लिक करके लिख देंगे, या उसके वारिस के लिए होना, या उसके वारिस के लिए होना। धारा 6 में बताया गया है कि दहेज की संपत्ति जो है वो स्त्री यूज करेगी, स्त्री के लाभ हेतु रखा जाता है, माना जाता है, या उसके वारिस, लड़के हो गए, शादी के कुछ दिन बाद लड़के लड़की हो गए तो वो उनके लाभ के लिए, अगर नहीं तो उनके माता पिता को भी ये हक दिया जाता है कि वो दहेज की संपत्ति पे अपना क्या कर सकते हैं, हक जमा सकते हैं। तो धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार लागू तिथि, धारा 2 दहेज की परिभाषा, धारा 3 दहेज लेने देने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 4 दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान, धारा 4 क दहेज विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 5 किया गया करार, दहेज के लिए किया गया करार शून्य होगा, धारा 6 दहेज की संपत्ति स्त्री के लाभ हेतु रखना। आगे हम देखेंगे धारा 7। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 7 धारा 7। धारा 7 में अपराधों का संज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। अपराधों का संज्ञान, अपराधों का संज्ञान यानी कि अगर दहेज संबंधित कोई अपराध किया गया है तो उसको कहां रिपोर्ट करना है, कौन संज्ञान में लेता है, कौन डिसाइड करता है कि अपराध है, कितना अपराध किया गया है। तो अपराधों का संज्ञान ये प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, उसके न्यायालय में किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में JMFC बोलते हैं। JMFC महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा कौन संज्ञान लेता है? तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा यह संज्ञान लिया जाता है कि दहेज की जो अपराध है, दहेज अपराध है, उसमें क्या करना है। आगे है धारा 8। धारा 8 में दहेज अपराध की प्रकृति, दहेज अपराध की प्रकृति, कहने का मतलब यह है कि दहेज से रिलेटेड जो अपराध हैं उसकी प्रकृति क्या होती है, ये किस अपराध की श्रेणी में माना जाता है। प्रकृति का मतलब कि ये किस श्रेणी का अपराध है, तो इसको हम संज्ञेय अपराध मानते हैं। दहेज अपराध जो है, दहेज से संबंधित जो भी अपराध है, दहेज के लिए लड़की को प्रताड़ित करना, मारना, गाली देना, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, जिस भी तौर पे अगर हम प्रताड़ित करते हैं तो ये एक संज्ञेय अपराध है
जो गैर जमानती भी होता है और गैर समनीय भी होता है। तो संज्ञेय क्या है, गैर जमानती क्या है, और गैर समनीय जिसको असमनीय भी बोलते हैं, ये क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी प्रकृति हम लिखेंगे, संज्ञेय, गैर जमानतीय और गैर समनीय। गैर समनीय या असमनीय भी कह सकते हैं। संज्ञेय का मतलब कि जो आप अपराध किए हैं इसमें पुलिस बिना वारंट के आपको उठा के ले जाएगी। आप अपने घर पे एकदम कूल मूड में सो रहे हैं, गाए हैं और सो रहे हैं, सुकून की नींद ले रहे हैं, पुलिस आएगी कब, जब आपके प्रति दहेज अपराध की कोई कंप्लेन की हो। तो दहेज अपराध की कंप्लेन करने पे इसे संज्ञेय श्रेणी में माना जाता है। संज्ञेय का मतलब होता है कि बिना वारंट, कोई वारंट नहीं दिखाएगी पुलिस आपको, बिना वारंट जेल, सॉरी बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, कर सकती है। पुलिस उठा के ले जाएगी और ले जाने के बाद आपका सेवा सत्कार होगा, ठीक है। तो इसमें कोई वारंट, आप कहेंगे कि क्या वारंट है, किस जुर्म में ले जाना है, कुछ नहीं बताएगी, बस बताएगी कि आपके प्रति दहेज अपराध की कंप्लेंट आई है और आपको ले जाना है, तो ले जाना है और आपको जाना होगा। तो ये संज्ञेय अपराध है, इसमें बिना वारंट पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले जाएगी। गैर जमानती यानी आप जेल जाएंगे और आपको बेल कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। आप पुलिस स्टेशन से या किसी भी सोर्स से नहीं जल्दी छूट सकते हैं। बेल चाहिए तो कहां जाना होगा, कोर्ट जाना होगा भाई साहब, कोर्ट से बेल होगा, कोर्ट से बेल मिलती है। इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इतना जान लीजिए कि अगर आप दहेज प्रकृति दहेज अपराध में गए हैं तो आपको बेल हेतु कोर्ट जाना ही होगा। तो आप कोर्ट जाने की तैयारी करें बेल के लिए। सोच रहे हो कि फलां से जुगाड़ लगाए, फलां से, ये कुछ नहीं होने वाला है। आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको बेल देना है। गैर समनीय और असमनीय का मतलब होता है कि इसमें समझौता नहीं होता है भाई साहब, समझौता नहीं हो। समझौता होने का मतलब कि किसी किसी अपराध में जैसे आपने किसी को दो चाटा मार दिया, सर फोड़ दिया या हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा किया, दोनों पक्ष को पुलिस उठा के क्या करती है, थाने ले जाती है। और थाने पे दरोगा जी कहते हैं कि एक काम करो, दोनों एक दूसरे से माफीनामा लिखो और आपस में समझौता कर लो, एफआईआर नहीं होनी चाहिए, दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। या जिस भी तरह से आपको समझाएं, जिसको समझौता कहा जाता है, दोनों पक्ष अगर एग्री होता है कि हाँ ठीक है, तो उसको हम समझौता कहते हैं। तो इस मैटर में दहेज की अपराध आप किए हैं, दहेज अपराध किए हैं, तो इस मैटर में समझौता नाम की कोई शब्द नहीं आती है। कोई समझौता नहीं होगी कि इतना लाख रुपया ले लो, इतना रुपया ले लो, मैटर शांत करो, एफआईआर वापस ले लो, कुछ नहीं, कोई समझौते का गुंजाइश नहीं है। तो ये एक संज्ञेय अपराध है, बिना वारंट पुलिस ले जाएगी। गैर जमानती है यानी बेल के लिए कोर्ट जाना होगा, और गैर समनीय समनीय है यानी समझौता नहीं होगा। ये धारा 8 हमें बताती है दहेज की प्रकृति। अब इसी में धारा 8A है। धारा 8A या क, धारा 8 हमने देख ली दहेज की प्रकृति, और इसी में धारा 8A में हम देखेंगे कि अगर आपके ऊपर दहेज अपराध की कोई कंप्लेंट हो गई है तो उसको साबित करने का भार भी भैया, सबूत इकट्ठा करना, कोर्ट में पेश करना कि मैं निरपराध हूं, निर्दोष हूं, ये सारी चीजें अभियुक्त पे ही होती है, आरोपी पे ही होती है। किसी ने आपके प्रति, आपकी पत्नी ही आपके प्रति कंप्लेंट करती है कि मेरे पिताजी को या मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, गाली गलौज, मारपीट या जो भी कंप्लेंट हो दहेज से रिलेटेड, तो आपको ये प्रूव करने का अब आपके ही ऊपर भार हो जाता है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं। ये तो सबूत का भार जो होता है, धारा 8 का हमें बताता है, सबूत का भार
सबूत, सबूत को क्या कहते हैं? प्रूफ। प्रूफ का भार अभियुक्त पर होना, अभियुक्त या उसको आरोपी भी कह सकते हैं। प्रूफ का भार अभियुक्त पर या आरोपी पर होना धारा 8 को हमें बताती है। धारा 8 में दहेज की प्रकृति है, यानी कि दहेज से रिलेटेड कोई अपराध किए हैं, आपके प्रति कंप्लेंट है तो पुलिस ले जाएगी, आप बेल करने के लिए कोर्ट जाएंगे तो आप खुद से ही प्रूफ मेंशन करेंगे कि नहीं मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ये चीजें नहीं कर रहा हूं। ये धारा 8 क में मेंशन है कि सबूत का भार, प्रूफ का भार अभियुक्त या आरोपी पर होना। इसको रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, याद करने वाली चीज है। इसको क्या कहा जाता है? रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। यानी आप दोषी हैं और आपको ही प्रूफ करना है कि आप दोषी नहीं है। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का सेंस यही है कि दोषी आप ही हैं, लेकिन आपको ही प्रूफ करना पड़ेगा कि आप दोषी नहीं है। कहां? कोर्ट में। तो ये धारा 1 से 8 और 8 क तक हमने देख लिया। आगे 8B यानी 8 ख पे चर्चा करेंगे। चलिए, धारा 8 ख। धारा 8 ख में ये बताया जाता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू कौन करता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू करने वाला अधिकारी, लागू करने वाला अधिकारी दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू करने वाला अधिकारी, यानी कि जो अधिनियम लागू करता है, जो ये बताता है कि आपने अपराध किया है, आपको जेल जाना है कि क्या करना है, ये अधिकारी होता कौन है, नियुक्त कौन करता है, किसको बनाया जाता है ये अधिकारी, ये सारी चीजें हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीओ बोलते हैं। डीपीओ यानी कि डाउरी प्रोविजन ऑफिसर। क्या बोलेंगे? डीपीओ। फुल फॉर्म क्या होगा? डाउरी प्रोविजन ऑफिसर। कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार इसको नियुक्त करती है, स्टेट गवर्नमेंट। किसको बनाया जाता है? या तो एसडीएम को यह कार्यभार दे दिया जाएगा, या तहसीलदार को, या अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी को भी बनाया जा सकता है। अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। डीपीओ डाउरी प्रोविजन ऑफिसर अपॉइंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार नियुक्त करती है। किसको किसको बनाया जा सकता है? या तो उप जिला अधिकारी एसडीएम को बनाया जा सकता है, या तहसीलदार को यह कार्यभार दिया जा सकता है, या अन्य कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है तो ये राज्य सरकार उसको चयनित कर सकती है कि इनको दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधिकारी बनाया जाता है। ये धारा 8 ख था। आगे धारा 9 है। धारा 9 जो है
बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देखते हैं। धारा 9 हमें बताती है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार के पास होती है। अभी हम ऊपर देख रहे हैं कि अधिकारी को चयनित करने की पावर जो होती है वो राज्य सरकार के पास होती है, लेकिन अगर नियम में कोई संशोधन करना है, छेड़छाड़ करना है, तो उसके लिए आप ऑथोराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। ये धारा 9 हमें बताती है। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं थी 1 से लेकर 10 तक। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू। धारा 2 में दहेज की परिभाषा। धारा 3 में दहेज लेना देना अपराध, उसका दंड प्रावधान। धारा 4 में दहेज मांगना भी अपराध, उसके लिए भी दंड का प्रावधान। धारा 5 में किया गया करार शून्य होगा। धारा 6 में स्त्री के लाभ हेतु ही दहेज की संपत्ति को रखना। धारा 7 जो होता है वो बताता है कि दहेज की प्रकृति क्या, वो अपराध का संज्ञान कौन लेता है। धारा 8 हमें बताती है कि दहेज की प्रकृति क्या है। धारा 8 क में ये बताया जाता है। धारा 8 क हमने देखा कि धारा 8 क में बताया गया है कि सबूत का जो भार होता है वो अभियुक्त पर होता है। धारा 8 ख में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू करने वाला अधिकारी कौन होता है। धारा 9 में बताती है कि अगर अधिनियम से संबंधित कोई संशोधन करना है तो ये शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अब कुछ इसी में इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन चूज कर रखे हैं, देखते हैं। कुछ नोटेड पॉइंट है जो पिछले एग्जाम में भी देखने को मिले हैं और संभवतः आगे आने वाली एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। नोट में लिख देते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन किया गया 3 बार। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को और भी प्रौढ़ बनाने के लिए 3 बार संशोधन किया गया। संशोधन किसमें? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। पहला संशोधन जो हुआ था वो 1976 में। 1976 के संशोधन में दहेज परिभाषा को और ही स्पष्ट रूप से बताया गया कि दहेज की परिभाषा क्या है, और पनिशमेंट को और बढ़ाया गया। यानी कि पहले कम पनिश किया जाता था, अब उसको बढ़ा दिया गया। तो 1976 के पहले संशोधन में यह बताया गया कि परिभाषा को और स्पष्ट किया गया। परिभाषा को स्पष्ट बनाना और पनिशमेंट बढ़ाना। दूसरा संशोधन किया 1984 में, 1984। इस संशोधन में यह बताया गया कि दहेज अपराध एक संज्ञेय अपराध है। दहेज अपराध को संज्ञेय बनाना। संज्ञेय मतलब कि कॉग्निजेबल। ये संज्ञेय अपराध है। ये 1984 के संशोधन में मेंशन किया गया। तीसरा संशोधन जो है वो 1986 में किया गया। इस संशोधन में दहेज मृत्यु से संबंधित सुधार किया गया। दहेज मृत्यु से संबंधित सुधार। दहेज मृत्यु क्या है? दहेज मृत्यु की मतलब कि अगर दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित किया जाता है, किसी बहू को या किसी की बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, इसमें भी टर्म्स है कि ये मृत्यु दहेज शादी के 7 साल के भीतर होनी चाहिए। अगर शादी हुई है और 7 साल के भीतर मृत्यु हो जाती है और लड़की के घर वाले दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आप पे कंप्लेंट करते हैं तो दहेज मृत्यु में मेंशन की जाएगी। अगर
इसके बारे में चर्चा किया जाए बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी था वो अब बीएनएस में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर बीएनएस में इसका चर्चा किया जाए, बीएनएस की धारा 80 जो है, धारा 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीएनएस की धारा 80 दहेज, मृत्यु और दंड को वर्णित करती है, वर्णित करती है। बीएनएस 2023 में जो लागू हुआ, उसके सेक्शन 80 में दहेज, मृत्यु से संबंधित और उसके दंड से संबंधित वर्णन किया गया है। सेक्शन 80 में, धारा 80 में, बीएनएस के धारा 80 में दहेज, मृत्यु और उसके दंड को वर्णित करता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण संशोधन है। 1976 में पहला संशोधन जो परिभाषा को स्पष्ट बनाया और पनिशमेंट को बढ़ाया। दूसरा संशोधन 1984 में जो दहेज अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा, कॉग्निजेबल अपराध माना जाता है। और तीसरा संशोधन 1986 जो दहेज मृत्यु से संबंधित सुधार है। बीएनएस में इसकी चर्चा धारा 80 में की जाती है कि मृत्यु, अगर दहेज मृत्यु होती है तो उसकी क्या क्या टर्म्स है। इसमें टर्म्स यही है, दहेज मृत्यु की टर्म्स लिख देते हैं। शादी के 7 साल के भीतर मृत्यु, अगर शादी के 7 साल पूर्ण नहीं हुए हैं और मृत्यु हो जाती है और लड़की के घर वाले या कोई भी अगर ये कंप्लेंट करता है कि फलां ने अपने बहू को दहेज के लिए मार डाला, दहेज के लिए प्रताड़ित किया और वो मर गई, तो आपको बीएनएस धारा 80 के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। और वो उसमें भी उसी में दंड का प्रावधान भी दिया गया है कि उसके लिए क्या दंड होगा। तो ये धारा 80 है बीएनएस की, और ये तीनों संशोधन हुए। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू होने से पहले, ये जो दहेज अधिनियम है, इसको लागू होने से पहले भी कोई ऐसा राज्य है जो अपने राज्य में दहेज रोकथाम के लिए नियम लागू कर चुका था, उसके बारे में चर्चा होगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू होने से पूर्व, लागू होने से पूर्व किन किन राज्यों में दहेज प्रथा को रोकने के लिए नियम लागू किए गए थे। नियम लागू किए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू होने से पूर्व किन किन राज्यों में दहेज रोकथाम के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए अपने राज्यों में नियम लागू किए गए थे। उसमें पहला शामिल है बिहार। पहला है बिहार। बिहार में 1950 में ही दहेज प्रथा रोकने के लिए नियम लागू कर दिए गए थे। और दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 1958 ये 2 ऐसे राज्य हैं जो 1961 से पहले ही अपने राज्य में दहेज प्रथा को रोकने हेतु नियम लागू कर चुके थे। तो पहला राज्य बिहार 1950 में और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश 1958 में। एक बात और है, अगर आप दहेज संपत्ति, दहेज की परिभाषा की बात करते हैं, सेक्शन 2 में ही स्टार लगाएंगे, सेक्शन 2 में ही ये मेंशन हुआ है कि पत्नी की जो वाइफ है, पत्नी, वाइफ की जो व्यक्तिगत संपत्ति होती, व्यक्तिगत संपत्ति जो होगी, व्यक्तिगत संपत्ति को दहेज नहीं माना जाएगा, दहेज नहीं माना जाएगा।
समझ रहे हैं कहने का मतलब? मान लीजिए आपकी शादी तय हुई और जिस लड़की से आपकी शादी तय हुई उसके अकाउंट में या उसके पास पर्सनल आभूषण हो, उसने खुद के गहने बनवाए हो जो उसके हो, या उसके अकाउंट में कुछ रुपए हो, 2 4 5 लाख 10 लाख जो भी हो, अगर शादी के साथ वो आपके यहाँ आती है और वो संपत्ति लेकर आती है और कंप्लेंट होता है तो उसको मेंशन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो पत्नी की व्यक्तिगत संपत्ति होगी, उसके पर्सनल जो आभूषण गहने रुपए जो भी हो, ये चीजें होंगी, वो दहेज की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। ये धारा 2 में ही मेंशन किया गया है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू होने से पूर्व 2 राज्य, बिहार 1950, आंध्र प्रदेश 1958, और सेक्शन 2 में ही मेंशन किया गया है कि पत्नी की व्यक्तिगत संपत्ति, वाइफ की जो व्यक्तिगत संपत्ति होगी वो दहेज की श्रेणी में नहीं होगी। तो ये सारी चीजें दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आती हैं। ये जितना भी हमने चर्चा किया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लेकर के, धारा 1 से धारा 9 तक, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये जो भी आपने देखा, ये सारी पिछले एग्जाम में भी देखने को क्वेश्चन मिले हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो टॉपिक है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, वो मुख्य तौर पे स्पेशल उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर आगामी जो एग्जाम होने वाला है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये टॉपिक आप सरसरी निगाह से कवर करें, याद करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि स्टडी मास्टर जी के नाम से है, और अपने दोस्तों में भी साझा करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।